नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अगले लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे और क्वेश्चन था अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से आपको चूज करना था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, हैज लॉन्ग प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि हमने मटेरियल को स्ट्रेच किया और वो परमानेंटली एक थिन वायर के फॉर्म में आ गया। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि हम उसे प्लास्टिक रीजन तक डिफॉर्म करें, और परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए प्लास्टिक एलोंगेशन रेंज ज्यादा लंबी होनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज बी। और इस क्वेश्चन का 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, दीपक विश्वकर्मा, सौरभ कुमार और आरजी। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। टॉपिक नंबर हो जाएगा ये 1.11 या 1.11, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। नाउ इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमने किसी मटेरियल को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच जब किया तो इसकी लेंथ भी चेंज हुई, थोड़ी सी थिकनेस भी चेंज हुई, थोड़ी सी विड्थ भी चेंज हुई, तो लेंथ विड्थ थिकनेस सब में चेंजेस आए। लेकिन जब हमने इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, जब अनलोडिंग कर दी, वापस से लोड हटा दिया, तो इस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस से आ जाएगी, इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। तो लोड करने पे स्ट्रेच तो हो गई या फिर इसका शेप तो चेंज हो गया, लेकिन अनलोड करने पे वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए जो मटेरियल, उसे कहेंगे इलास्टिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम इलास्टिसिटी। तो लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by virtue of which it returns to its original dimensions upon unloading is called as elasticity, and the material is called as elastic, and the material is called as elastic. ओके, तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के देखें किसी मटेरियल का, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो, हमारे पास दो तरह के मटेरियल हो सकते हैं, एक तो लीनियर इलास्टिक और एक नॉन लीनियर इलास्टिक। सो लीनियर इलास्टिक और नॉन लीनियर इलास्टिक में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। लीनियर का मतलब ये होगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और नॉन लीनियर का मतलब होगा स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जैसे सपोज हमारे पास लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, सो लीनियर इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से होगा, और नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से होगा। सो दिस इज नॉन लीनियर इलास्टिक। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो लिमिट है या इलास्टिक लिमिट, ये कुछ भी हो सकती है, ये इस पे फोकस नहीं करना है अभी हमें। नो सपोज अगर हमारे पास ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है और इसकी इलास्टिक लिमिट यहाँ तक है, पॉइंट बी तक इलास्टिक लिमिट है, और इसकी इलास्टिक लिमिट भी मान लो यहाँ पर, पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक है। अगर हमने दोनों मटेरियल्स को लोड किया पॉइंट बी से पहले, यानी इलास्टिक लिमिट जब तक रीच नहीं हुई है उससे पहले तक लोड किया, मान लिया इसको यहां तक लोड किया, तो लोड करने पे इसके अंदर स्ट्रेन तो आया कुछ ना कुछ, यहां पर स्ट्रेन है और यहां पर स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस। तो अगर हमने इसको लोड किया, लोडिंग करने से स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ा, तो कुछ स्ट्रेन आ गया, लेकिन इलास्टिक लिमिट अभी रीच नहीं हुई है। इलास्टिक लिमिट से पहले ही अगर हमने इस लोड को हटा दिया तो वापस से ये रिकवर कर जाएगा और अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि अनलोडिंग कर्व सेम फॉलो होगा, जिस तरह का लोडिंग करवाया था उसी तरह का अनलोडिंग कर्व होगा। यहाँ पर लीनियर इलास्टिक मटेरियल में भी कुछ ऐसा ही होगा, हमने जब लोडिंग की, लोड करने पे स्ट्रेस लेवल यहाँ तक आया और स्ट्रेन आया, और अनलोडिंग करने पे इसने वापस से रिकवर कर लिया। ये वाला हो गया नॉन लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक, और ये वाला कर्व हो गया लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक भी है और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इफ मटेरियल इज अनलोडेड, if material is unloaded before the elastic limit bracket में b
is reached, the unloading curve will follow the original loading curve. ठीक है। तो अगर हमने मटेरियल को लोडिंग की और लोडिंग इलास्टिक लिमिट से पहले तक ही की थी, इलास्टिक लिमिट रीच नहीं हुई है, तो इलास्टिक लिमिट तक अगर लोडिंग की थी और वापस से अनलोडिंग कर दी, तो इसका जो अनलोडिंग कर्व होगा वो लोडिंग कर्व को ही कोइंसाइड करता हुआ आ जाएगा। सो अनलोडिंग कर्व विल बी सेम एज दी लोडिंग कर्व। ठीक है, और अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। अब मान लो अगला सवाल ये आता है कि हमने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दिया था, आगे तक लोडिंग करते चले गए थे, तब उस केस में क्या होगा। सो इसको भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ही देख लेते हैं। तो दोबारा से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं हम लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए और नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। सो नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से है और लीनियर इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से है। लेट अस से नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल में जो इलास्टिक लिमिट थी वो पॉइंट बी, यहाँ तक थी इलास्टिक लिमिट, और यहाँ पर लीनियर इलास्टिक में तो ये थी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसके बाद से यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें, और इसमें यहाँ से इसके बाद यील्डिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें इसके बाद से यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब हमने इसको इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दिया। जब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दिया तो लेट अस से मान लीजिए हमने इस पॉइंट तक लोड किया। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट डिफाइन कर दिया, ऐसे ही कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट सी डिफाइन कर दिया, डिफाइन नहीं किया, मतलब इस पॉइंट तक हमने लोडिंग कर दी है। तो जब इस पॉइंट तक लोडिंग कर दी तो अब क्या होगा कि इसका जो अनलोडिंग कर्व बनेगा, तो लोडिंग करते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लोड करते जा रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज मिलती जा रही हैं एक्सपेरिमेंटली, और यहां तक आते आते हमारा कर्व प्लॉट हो गया है। और इस केस में भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से मिल गया, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट सी पर आ गए। पॉइंट सी पर आने के बाद फिर से हमने अनलोडिंग शुरू की, यानी लोड को कम करना स्टार्ट किया। जब लोड को कम करना स्टार्ट किया, वहां से स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट किया, तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलेगा कि ये कर्व अनलोडिंग कर्व इस तरह का फॉलो हो रहा है। सो अनलोडिंग कर्व विल बी लाइक दिस, इस तरह का अनलोडिंग कर्व फॉलो हो रहा है। अब ये अनलोडिंग कर्व है कैसा, तो इसकी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो अनलोडिंग कर्व दोनों केसेस में ही आया है। इस केस में तो देखो इनिशियल पोर्शन जो था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, इसके स्लोप के बराबर ही ये पैरेलल लाइन आ गई है। तो अनलोडिंग कर्व, लोडिंग तो ऐसे ऐसे हुई, अगर इलास्टिक लिमिट तक ही होता तो ये वापस से इसी पाथ को फॉलो करते हुए आ जाता, लेकिन इसको हमने इलास्टिक लिमिट के भी आगे तक लोड किया। जब इलास्टिक लिमिट के आगे तक लोड किया तो अब क्या हुआ, इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि इट इज लोडेड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। और जो अनलोडिंग कर्व होगा वो इस तरह से आएगा, दिस विल बी द अनलोडिंग कर्व। यहां पर ये वाला अनलोडिंग कर्व हो जाएगा। तो इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन कितना बचा, अब आप देखोगे इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना बचा है, दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्योंकि जब स्ट्रेन किया था हमने तो स्ट्रेन इस लेवल तक किया था, इस लिमिट तक स्ट्रेन किया था हमने, इसको इस लिमिट तक स्ट्रेन किया था। ठीक है, पर इसमें से कुछ स्ट्रेन तो रिकवर हो गया, ये वाला स्ट्रेन रिकवर हो चुका है, और ये वाला स्ट्रेन अभी तक रिकवर नहीं हो पाया, और ये वाला जो स्ट्रेन आ गया है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है, परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है। सो दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन, और इसे परमानेंट सेट भी कहते हैं। और ये था इलास्टिक स्ट्रेन जो कि रिकवर हो गया है। तो यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, दिस इज ऑल्सो इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन, और ये प्लास्टिक स्ट्रेन है, प्लास्टिक स्ट्रेन, क्योंकि ये रिकवर नहीं हो पाया है, इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें बना रह गया है, इसे हम परमानेंट सेट भी बोलते हैं, परमानेंट सेट। ठीक है, दिस इज प्लास्टिक स्ट्रेन और परमानेंट सेट। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट डाउन, इफ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, if material is stressed beyond elastic limit and then unloaded, it will have a residual strain, and the unloading curve will be different from
loading curve. The unloading curve will be parallel to initial portion of loading curve. Initial portion of loading curve. Next point, the residual elongation of bar is called permanent set. परमानेंट सेट। ठीक, तो जो रेसिडुअल एलोंगेशन है, रेसिडुअल मतलब जो बचा हुआ एलोंगेशन है, तो कुछ एलोंगेशन हमने प्रोवाइड किया था जिसमें से कि कुछ एलोंगेशन तो रिकवर हो गया है, लेकिन कुछ एलोंगेशन अभी भी बचा हुआ है क्योंकि अब इस मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है। तो जो एलोंगेशन बचा हुआ है जो कि इस वाले स्ट्रेन को करस्पॉन्ड कर रहा होगा, ये वाले स्ट्रेन को करस्पॉन्ड कर रहा होगा जो एलोंगेशन, तो इतना एलोंगेशन जो बचा हुआ है मटेरियल के अंदर, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया और इसे हम परमानेंट सेट भी बोलते हैं। यानी कि अब जो स्पेसिमेन, मान लो ये टेंसाइल टेस्ट किया था, तो जो स्पेसिमेन को हमने एलोंगेट किया था, अब उसकी जो लेंथ है वो परमानेंटली चेंज हो चुकी है। तो कुछ लेंथ इसकी इंक्रीज हो चुकी है अब, है ना, ज्यादा बड़ी हुई लेंथ आएगी। तो मान लो जैसे 1 मीटर का बार था, 1 मीटर का बार था, मतलब मान लो 1000 mm ओरिजिनल लेंथ थी, और जब हमने एलोंगेशन किया इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड और वापस से जब रिलीज किया, अनलोडिंग की, तो इसने अनलोडिंग पाथ ये फॉलो की, और अनलोडिंग पाथ जब स्ट्रेस 0 हो गया तो स्ट्रेन इतना परमानेंट बचा रह गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलोंगेशन आ रहा है वो मान लो 0.1 mm का आ रहा है, लेट अस सपोज 0.1 mm का। तो अब इसकी लेंथ परमानेंटली कितनी हो चुकी है? 1000.1 mm इसकी परमानेंट लेंथ हो चुकी है, ओरिजिनल लेंथ। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको दोबारा से एलोंगेशन करूं, इसको मैंने, जो इसकी लेंथ बढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो दोबारा से मैंने टेंसाइल लोड लगाया, अब क्या होगा? अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा मिलेगा? तो अब आपको पता है, अब आप मतलब यहां से देख सकते हो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ तो यहां तक आई चुकी थी, तो इसका जो एलोंगेशन स्टार्ट होगा वो ये वाले लिमिट से होगा। अब ये नया 0 बन चुका होगा, है ना। तो अगर पुराने कर्व पे ही हम सुपर इम्पोज करके बनाए तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोबारा बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगेन अपॉन रीलोडिंग ऑफ द मटेरियल। तो रीलोडिंग ऑफ मटेरियल आफ्टर परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो देखो परमानेंट डिफॉर्मेशन मटेरियल के अंदर ऑलरेडी आ चुका था। हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था वो कुछ इस तरह का था, ठीक, हमारा ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का था। मान लिया हमारी जो जो हमारी इलास्टिक लिमिट थी वो पॉइंट बी थी। अब इसके बियॉन्ड हमने लोड किया था, यहां तक हमने लोड कर दिया था। एक मिनट, इस मटेरियल को थोड़ा सा और आगे तक बना देते हैं। सपोज इस तरह का मटेरियल था, ठीक है। तो इस पॉइंट सी तक हमने इसको लोड किया था, पॉइंट सी तक लोड किया था, और लोड करते 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 जब हम पॉइंट सी तक आ गए थे, अब इसके बाद से जब अनलोडिंग स्टार्ट की थी तो अनलोडिंग कर्व इस तरह का बना था। इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप था इसी को ही फॉलो कर रहा था। तो अब ये चीज ऐसी क्यों होती है कि हमेशा ओरिजिनल वाली जो स्लोप थी इसके पैरेलल ही बनेगा, इनिशियल पोर्शन के पैरेलल ही बनेगा। देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये स्लोप था, ये थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जब लोड कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं हुआ, है ना। अब जब दोबारा से हमने इसकी लोडिंग को शुरू किया तो लोडिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, रीलोडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और रीलोडिंग जब ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये कर्व जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह की पाथ फॉलो करेगा। और पॉइंट सी आने के बाद अब इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो इस तरह से होने लग जाएगी, यहाँ से हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले यील्ड लिमिट यहाँ तक थी, या इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट दोनों को कोइंसाइड करके ही मान लेते हैं, ठीक है। इसकी यील्ड लिमिट यहाँ तक थी, अब इसकी यील्ड लिमिट रेज हो चुकी है, क्योंकि अगर आप पॉइंट सी तक लोड किया या पॉइंट सी से पहले तक लोड किया, लेट अस से पॉइंट सी से जस्ट पहले तक लोड किया, तो वापस से अनलोडिंग कर्व यही आ जाएगा। तो यानी कि अब इसकी इलास्टिक लिमिट बी तक ना रहते हुए इलास्टिक लिमिट सी तक बढ़ चुकी है और यील्ड लिमिट भी सी तक बढ़ चुकी है।
अब यील्डिंग शुरू होगी सी के बाद से, ठीक है। सो यील्डिंग सी के बाद से शुरू हो रही है। तो पहला पॉइंट ये समझ में आया कि जब हमने इस मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड किया था, इलास्टिक लिमिट के भी आगे लोड किया था, तो इसकी इलास्टिक लिमिट रेज हो चुकी है। इलास्टिक लिमिट अब हाई हो चुकी है, यहां तक जा चुकी है। सो इलास्टिक लिमिट हैज बीन रेज्ड। दूसरी चीज, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, पहले ओरिजिनल मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहां से कहां तक था, ये था प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इतना, ठीक है। दिस वाज द लिमिट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओरिजिनली। लेकिन अब यील्ड लिमिट को रेज कर दिया, इलास्टिक लिमिट यहां तक आ गई है। अब इलास्टिक लिमिट यहां तक आ गई है, तो प्लास्टिक रीजन बचा कम, और जब प्लास्टिक रीजन बचा कम तो कह सकते हैं कि इसकी डक्टिलिटी रह गई है कम। तो पहले प्लास्टिक जो रीजन था वो इतना था, येलो वाली लाइन से दिखाई दे रहा है। अब प्लास्टिक रीजन इतना बचा है, तो यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की रेंज कम हो गई, यानी डक्टिलिटी रिड्यूस हो गई है। सो डक्टिलिटी इज नाउ रिड्यूस्ड, इलास्टिक लिमिट हैज बीन रेज्ड। और अगर अब दोबारा से ऐसा करें, किसी ने कहा कि चलो सर इसके आगे तक लोड करते हैं और फिर अनलोड करते हैं, तो इसके आगे तक लोड करने के बाद फिर से अनलोड करेंगे, तो फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का मिल जाएगा। और अब जब हम लोडिंग करेंगे तो आप देख सकते हो कि फर्दर इलास्टिक लिमिट और थोड़ी सी बढ़ चुकी है ना। अब इसकी रीलोडिंग शुरू करेंगे तो रीलोडिंग आएगी ऐसे, रीलोडिंग कर्व इस तरह से आएगा। और अगर इस पॉइंट, नया पॉइंट मान लिया सी डैश है, नया पॉइंट सी डैश है, सी डैश से जब अनलोडिंग करेंगे तो अनलोडिंग कर्व यहां तक आएगा, यानी इलास्टिक लिमिट रेंज, इलास्टिक लिमिट बढ़ चुकी है। अब इलास्टिक लिमिट बढ़ने के साथ साथ इसकी डक्टिलिटी क्या और कम हो गई है, यस वी कैन से नाउ प्लास्टिक रीजन और कम हो गया है, तो डक्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। और इसका मतलब जैसे जैसे हम इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आगे तक लोड करते जा रहे हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, स्ट्रेंथ क्या होती है कि यील्ड लिमिट तक हम कितनी स्ट्रेस पहुंचा सकते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसकी ये कॉस्ट भी है कि हमारी डक्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के इस मेथड को हम प्रेफर नहीं करते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं वैसे कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग भी कहते हैं या स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो दोबारा से थोड़ा सा तेजी से देख लेते हैं हम। तो देखो रिकैप कर देते हैं। इलास्टिसिटी सबको पता है कि अगर हमने मटेरियल को लोड किया और लोड को हटा दिया, वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लिया, तो वो मटेरियल इलास्टिक है। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ इलास्टिक लिमिट होती है, उस इलास्टिक लिमिट से आगे लोड करेंगे तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगा। तो जैसे हमने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड किया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करेगा। तो जब हम अनलोडिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करते जा रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बन रहा है। तो अनलोडिंग करते टाइम जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है उससे पैरेलल एक लाइन बन जाएगी। तो यहां पर जो स्लोप बना था लोडिंग करते हुए, ये वाला स्लोप ऐसा आ जाएगा अनलोडिंग करते हुए, क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो है वो चेंज नहीं होगा मटेरियल का, यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम। अब अगर इसके बाद हम लोडिंग करते हैं तो लोडिंग करते हुए हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लोडिंग कर्व अब जो अनलोडिंग पाथ हो चुकी थी और इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका था, तो लोडिंग अब यहीं से शुरू होगी। तो जब हम लोड बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन यहाँ से इस लेवल से बढ़ना चालू होगा, और इस लेवल से बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, जिस लिमिट तक हमने पहले लोड किया था। तो अब ये नया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का पाथ बन जाएगा। अब ऐसे में हमने ये देखा कि सी तक इसकी इलास्टिक लिमिट रेज हो चुकी है। तो पहले बी तक थी इलास्टिक लिमिट, अब इलास्टिक लिमिट बढ़ के सी तक जा चुकी है। लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की रेंज बची है अब, कि फ्रैक्चर से पहले हम कितना स्ट्रेन दे सकते हैं, वो वाली लिमिट अब इसकी कम हो चुकी है। और ऐसे हर बार होगा, जब जब हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की रेंज बढ़ाते जाएंगे तब तब क्या होगा, इसकी इलास्टिक लिमिट तो बढ़ती जाएगी लेकिन इसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की रेंज कम होती जाएगी, यानी इस मटेरियल की डक्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर है? तो चलो लिख लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं ये ओरिजिनल ओरिजिन थी ओ, अब ये नई ओरिजिन बन गई है ओ डैश, ठीक है। ओ डैश से सी तक लोड किया। सो राइट डाउन, ड्यूरिंग द सेकेंड लोडिंग, ड्यूरिंग द सेकेंड लोडिंग द material behaves in a linearly elastic manner, linearly
elastic manner from point O dash to C. From point O dash to C. Next point, the slope of line O dash C remains same as the slope of initial portion of original stress strain curve. ओरिजिनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. आगे के पॉइंट्स अगले पेज पे लिख लेते हैं. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. द प्रोपोर्शनल लिमिट इज नाउ एट पॉइंट सी. द प्रोपोर्शनल लिमिट इज नाउ एट पॉइंट सी which is at a higher stress than the original elastic limit. ब्रैकेट में पॉइंट बी. नेक्स्ट पॉइंट. तो यानी कि हम देख सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट अब पहले पॉइंट बी पर थी, अब ये पॉइंट सी पर हो चुकी है, जो कि पॉइंट बी से ऊपर है, हाइयर है. तो यानी कि इस तरह से हम मटेरियल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया हमने इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट को इंक्रीज कर दिया है. इससे हमारी डक्टिलिटी कम हो गई है मटेरियल की और हमारा लीनियर इलास्टिक रीजन इंक्रीज हो गया है. सो लेट अस राइट डाउन दीज पॉइंट्स. राइट डाउन दस. बाय स्ट्रेचिंग अ material such as steel or aluminum सिर्फ उन्हीं मटेरियल को स्ट्रेच कर सकते हैं जिनकी प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, प्लास्टिक रेंज ज़्यादा है. which have long plastic range. प्लास्टिक रेंज अगर बहुत ही कम है तो इस तरह के मटेरियल को स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट ही जाएंगे, प्लास्टिक रेंज ही नहीं है. सो विच हैव लॉन्ग प्लास्टिक रेंज इनटू द इनइलास्टिक और प्लास्टिक रेंज. तो इनको स्ट्रेच किया कौन सी रेंज में? इनइलास्टिक रेंज में, जिसे हम प्लास्टिक रेंज भी कह सकते हैं. तो प्लास्टिक रेंज के अंदर हमने इनको स्ट्रेच किया. फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड. तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो जाती हैं इससे. तो फर्स्ट आप लिखो, द लीनियरली इलास्टिक रीजन इज इंक्रीज्ड. Next, the proportional limit and elastic limit are raised. Next, the ductility is reduced. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं और ये मैंने बताया किस तरह से इफेक्ट होती हैं, ग्राफ में भी देख के हमने समझ लिया था. इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है पूरा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग. सो राइट डाउन दिस प्रोसेस बाय विच द मेटल्स कैन बी स्ट्रेंथन कर दिया मटेरियल को थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन is called cold working or work hardening or strain hardening. ठीक है. चलिए, तो इलास्टिसिटी को काफी डिटेल में हमने देख लिया है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज प्लास्टिसिटी. तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का उल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं. सेकंड वन यू राइट प्लास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता था कि जब हमने मटेरियल के ऊपर लोड लगाया, वो लोड से डिफॉर्म तो हुआ, लेकिन उस लोड के हटाने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया. प्लास्टिसिटी का मतलब उल्टा है. प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हमने लोड लगाया तो वो डिफॉर्म तो हुआ और होता ही चला गया. जब हमने लोड को हटाया तो उसने वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं किया. जितना डिफॉर्म हो चुका था बस वो उतना डिफॉर्म
बना रहा वो, ठीक है, तो उसने वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्ले, थोड़ी देर में देख लेते हैं क्ले, पहले लिख लेते हैं। सो राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल, the characteristics of a material by virtue of which it undergoes inelastic strain which cannot be recovered on removal of load is called प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्ले। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि ये क्ले है, और क्ले के ऊपर अगर हमने लोड लगा दिया तो जिस तरह से जैसा डिफॉर्म हो गया क्ले वैसा का वैसा डिफॉर्म बना रहता है, ये अपने वापस से ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता। तो क्ले की इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम क्ले के कई सारे बर्तन बना सकते हैं, क्ले का ग्लास, क्ले की मटकी, ये सारी की सारी चीजें हम क्ले को यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि इट विल नॉट रिकवर, जैसा हमने मोल्ड कर दिया, जिस तरह से उसको बना दिया वैसा का वैसा वो बना रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी भी क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज डक्टिलिटी। नाउ डक्टिलिटी, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने समझा था, लास्ट क्लास में भी मैंने इसका क्वेश्चन पूछा था। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम टेंशन के थ्रू, टेंशन अप्लाई करके किसी मटेरियल को जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्म कर सकते हैं, वो मटेरियल उतना ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। या फिर कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि किसी मटेरियल को स्ट्रेच करके आपने थिन वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो डक्टिलिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट डाउन। इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट बाय विच a material can be drawn out in tension before it fractures। तो अगर मैं आपको दो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताऊं और आपसे पूछूं कौन सा ज्यादा डक्टाइल है कौन सा कम डक्टाइल है, तो यहां पर दो मटेरियल्स के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बना रहा हूं, तो देखने में दोनों ही डक्टाइल लग रहे हैं। ये रही इसकी इलास्टिक लिमिट और ये रही इस मटेरियल की प्लास्टिक रेंज। तो डेफिनेटली हम देख के तो कह सकते हैं कि सेकंड वन इज मोर डक्टाइल, दिस इज मोर डक्टाइल, ये ज़्यादा डक्टाइल हो गया, एंड दिस इज लेस डक्टाइल। तो ये तो दो मटेरियल के आपस में कंपैरिजन की बात आ गई कि जिसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज ज़्यादा वो ज़्यादा डक्टाइल, और जिसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज कम है वो कम डक्टाइल हो गया। लेकिन अगर एब्सोल्युटली की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तो डक्टाइल नहीं है ये ब्रिटल है, या फिर ये तो चलो डक्टाइल दिखाई दे रहा है लेकिन क्या इसको कह सकते हैं कि ये ब्रिटल है, या फिर इसको भी डक्टाइल कहेंगे? तो कितनी डक्टिलिटी या कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज हो तब हम उसको डक्टाइल कहेंगे, और कितनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज से कम हो तो उसको ब्रिटल कहने लग जाएंगे। तो इसके लिए जो एक जनरली अडॉप्टेड मेजर है वो है 5%। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज 5% से ज़्यादा है तो हम उसको नॉर्मली बोल देते हैं कि ये डक्टाइल है, और 5% से कम है तो नॉर्मली उसको जनरली उसको डक्टाइल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हम मेंशन करके लिख लेते हैं, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, इन अ डक्टाइल मटेरियल, इन अ डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन का मतलब प्लास्टिक स्ट्रेन ही है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%, इज ग्रेटर देन 5%। ठीक है, चलिए, सो डक्टिलिटी भी क्लियर है मेरे ख्याल से। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्थ वन, मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी की पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझाएंगे, राइट डाउन। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, it is the ability of a material to be deformed or spread in different directions. This is usually caused by compressive forces during rolling, pressing और हैमरिंग एक्शन, रोलिंग, प्रेसिंग और हैमरिंग
एक्शन। चलिए तो इसको समझते हैं। तो जैसे डक्टिलिटी था कि हमने टेंशन लगाया और इस मटेरियल ये मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म होता चला गया टेंशन में। तो जितना ज़्यादा फ्रैक्चर से पहले जितना ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा उतना ज़्यादा डक्टाइल है। मेलिएबल सेम चीज़ है लेकिन कंप्रेशन में। तो अगर इस मटेरियल के ऊपर हमने कंप्रेशन अप्लाई किया और ये कंप्रेशन में परमानेंटली डिफॉर्म हो गया फ्रैक्चर से पहले, मतलब जितना ज़्यादा डिफॉर्म हो गया उतना ज़्यादा ये मेलिएबल हो गया। तो मेलिएबिलिटी इज लाइक डक्टिलिटी बट इन कंप्रेशन। तो कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई करेंगे जैसे कि रोलिंग, इनके फोटो भी देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। रोलिंग, प्रेसिंग, प्रेसिंग तो आपको ये समझ में ही आ रहा होगा, या फिर हैमरिंग, हथौड़े मार के हमने उसको फ्लैट कर दिया। ठीक है, तो पहले रोलिंग का फोटो देखते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो, दो रोलर्स के बीच में ये मटेरियल पास हो रहा है और ये कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्लैट होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज रोलिंग एक्शन, रोलिंग में हो सकता है। या फिर इस तरह से हैमरिंग करके, जब आपने मटेरियल को हैमर कर करके उसको फ्लैट कर दिया तो कंप्रेशन लोडिंग आई। या फिर किसी कंप्रेशन मशीन में प्रेस करके इसको चपटा बना दिया, फ्लैट कर दिया। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी क्या हो गई है, कंप्रेशन लोडिंग में ये मटेरियल जितना ज़्यादा फ्लैट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। तो आई होप मेलिएबिलिटी इज ऑल्सो क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज क्रीप। सो फिफ्थ वन यू राइट क्रीप। नाउ अभी तक हम जिस तरह की लोडिंग की बात कर रहे थे वो थी इंस्टेंटेनियस लोडिंग। इंस्टेंटेनियस इन द सेंस कि जिस वक्त आपने लोडिंग लगाई उस वक्त एलोंगेशन हो गया। इलास्टिक रीजन के अंदर आपने लोडिंग लगाई तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ या इलास्टिक स्ट्रेन्स आए, और आपने लोडिंग को बढ़ा के प्लास्टिक रीजन तक ले गए तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी आ गए। तो ये था इंस्टेंटेनियस लोडिंग, यानी तुरंत की तुरंत आपने लोडिंग अप्लाई की और तुरंत की तुरंत आपको इफेक्ट दिखाई दे गया। नाउ क्रीप के अंदर क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म लोडिंग की बात करते हैं। तो क्रीप डिफॉर्मेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इस मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई किया, लोड है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, तो लोड अप्लाई करते ही क्या हुआ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज ये एक बार था, इसके ऊपर मैंने कोई एक टेंसाइल लोड लगा दिया, पी फोर्स लगा दी। ना पी फोर्स की वजह से जैसे ही मैंने ये पी फोर्स लगाई इसका कुछ ना कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, तो ये इलास्टिकली इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन। ये इतना इलास्टिक स्ट्रेन आ गया क्योंकि हमने अभी लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगाया है, तो ये इलास्टिक स्ट्रेन है। ठीक है, अब क्रीप क्या होता है, क्रीप को कंफ्यूज मत कर देना शॉर्ट टर्म से। ठीक है, क्रीप है लॉन्ग टर्म। ये लोड मैंने लगा रहने दिया 5 साल 10 साल तक, तो 5 साल 10 साल बाद मान लो मैं आके देख रहा हूं तो मैंने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन इसका हो चुका है, कुछ और लेंथ इसकी एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। तो जब शॉर्ट टर्म लोडिंग लगाई थी जिसकी वजह से इलास्टिक स्ट्रेन हुआ था, तो अगर मैं उसी वक्त इस लोड को हटा देता तो ये वापस से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इस लोड को लगा रहने दिया 10 साल तक, तो इलास्टिक स्ट्रेन जितना हो चुका था या इलास्टिक डिफॉर्मेशन जितना हो चुका था उसके ओवर एंड अबव जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन हुआ है अभी, ये वाला जो डिफॉर्मेशन है इसे कहेंगे हम क्रीप स्ट्रेन या क्रीप डिफॉर्मेशन। और ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये आया है लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से, और ये आया है इलास्टिक रेंज के अंदर ही लोड लगाया तब। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म लोड होता है, देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लोड लगाया आपने, इंस्टेंटेनियस लोड लगाया। शॉर्ट टर्म लोड अगर इलास्टिक रेंज के अंदर रहेगा, इलास्टिक रेंज के अंदर है तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा या इलास्टिक स्ट्रेन आएगा, और ये इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। जैसे ही लोड हटा दिया आपने ये रिकवर हो जाएगा, तो इसका नाम इलास्टिक इसीलिए है क्योंकि ये रिकवर हो गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लोड की बात करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपने कई सालों तक इस लोड को लगे रहने दिया, तो क्या होगा, आपका लोड तो इलास्टिक रेंज में ही है, इलास्टिक रेंज के अंदर लोड होते हुए भी प्लास्टिक स्ट्रेन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप ये मतलब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लोड तो बस इलास्टिक रेंज में ही था तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों हो गया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसलिए हो गया क्योंकि ये लोड जो था वो लॉन्ग टर्म था। अगर शॉर्ट टर्म लोड ही होता तो डेफिनेटली जो स्ट्रेन आता या डिफॉर्मेशन आता ये इलास्टिक ही होता और तुरंत की तुरंत हट जाता। लॉन्ग टर्म लोड का इफेक्ट और शॉर्ट टर्म लोड का इफेक्ट मटेरियल पे अलग अलग होगा। आपने अभी के अभी लोड को लगाया और इस लोड को हटा दिया तो इफेक्ट कुछ और है। अगर आपने इस लोड को 10 साल के लिए रखे रहने दिया
तब इसका इफेक्ट कुछ और हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट एक एडिशनल स्ट्रेन आ जाएगा, वो हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक स्ट्रेन, और इस वाले प्लास्टिक स्ट्रेन को हम कहेंगे क्रीप स्ट्रेन। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये वाला जो रेड वाला स्ट्रेन आया है, दिस इज क्रीप स्ट्रेन एंड दिस इज प्लास्टिक इन नेचर। ये है प्लास्टिक स्ट्रेन, क्योंकि ये जो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन आया था इलास्टिक स्ट्रेन, ये तो रिकवर हो जाएगा वापस से लोड हटाने के बाद, लेकिन ये जो एडिशनल क्रीप स्ट्रेन आ गया था लॉन्ग टर्म की वजह से, 10 साल लोड लगे रहने दिया, 10 साल के बाद बढ़ते 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 इतना स्ट्रेन और आ चुका है। ठीक है, ये स्ट्रेन अब रिकवर नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सब ने देख रखा है, कपड़े टांगने वाली रस्सी। तो जो कपड़े टांगने वाली रस्सी होती है, जब हम नई नई रस्सी टांगते हैं तो एकदम बढ़िया से टाइट होती है ना, एकदम ये टाइट होती है बढ़िया से। अब इसके ऊपर जब कपड़े टांगे, कपड़े टांगने के बाद क्या हुआ, ये रस्सी थोड़ी सी झुक गई, झुक गई, क्योंकि अभी कपड़े टंगे हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ गया, ये झुक गई। जब कपड़े हटाए तो ये वापस से स्ट्रेच हो गई। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपके कपड़े लगातार टंगे रहते हैं, मतलब कई कई घंटों तक, 8 घंटे तक टंगे हैं, कई बार 24-24 घंटे तक कपड़े टंगे रहते हैं, और एक बार कपड़े हटते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, एक तरह से परमानेंट लोडिंग ही है, लॉन्ग टर्म की लोडिंग है ना, लगातार बनी हुई है इसके ऊपर। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो रस्सी इनिशियली जो स्ट्रेच्ड थी बढ़िया से, अब ये थोड़ी सी स्लैक हो गई है, इस तरह से लटकने लगी है। क्यों? क्योंकि जो लोडिंग होती थी वो तो हमेशा इलास्टिक रीजन के अंदर ही होती थी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म होने की वजह से इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ गया है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका है। हम सोचते हैं मम्मी या पापा ने ज़्यादा दम नहीं लगाई होगी, इसको ज़्यादा कस के नहीं बांधा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कस के बांध देते हैं। तो जब हम इसको कस के बांध देते हैं इस तरह से, एकदम स्ट्रेच करके हमने बांध दिया इसको, तो हम कहते हैं, खुश होते हैं कि देखो हम दमदार हैं, हमने इस रस्सी को कस के बांध दिया। फिर देखते हैं कि फिर से कपड़े टंगने लगे, कपड़े टंगते 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 कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1 महीने बाद वापस से ये थोड़ी सी स्लैक हो जाती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन। लोड आपका इलास्टिक रीजन में ही है, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि ये लोड काफी लंबे टाइम तक लगा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है सबको क्रीप? तो अगले पेज पर हम क्रीप के बारे में भी लिख लेते हैं। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज क्रीप। राइट डाउन, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property by virtue of which a material undergoes additional deformation ब्रैकेट में लिखो over and above the elastic deformation, over and above the elastic deformation, bracket close, with passage of time, विद पैसेज ऑफ टाइम। तो टाइम के बीतने के साथ साथ होता है, तो बहुत जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, ये वाला शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी हम लिखवा देंगे। अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, अंडर सस्टेन्ड लोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आगे लिखो अल्टरनेटिवली, creep is gradual increase of plastic strain, creep is gradual increase of plastic strain with time at constant stress, constant stress या constant load. It is also called as, next point लिखो, it is also called as time dependent strain. It is also called as टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। तो क्रीप क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है। तो इसका एलोंगेशन और टाइम का भी एक ग्राफ बन जाता है, वो ग्राफ बना लेते हैं। तो जब आपने मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई किया, तो मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करने के साथ साथ इसके अंदर कुछ ना कुछ एलोंगेशन आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रेन है, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, या फिर इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे है एलोंगेशन, और एक्स एक्सिस पे है टाइम।
तो जिस टाइम पर मान लीजिए टी नॉट, टाइम टी नॉट पे आपने जब आपने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के साथ साथ ही इसके अंदर कुछ इलोंगेशन हो गया था, लेट अस से डेल्टा नॉट इलोंगेशन हो गया था। अब ये लोड लगा हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक लगा हुआ है, तो 1 साल बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा एलोंगेशन और बढ़ गया होगा। उसके बाद देखोगे 2 साल बाद आके देखा तो थोड़ा सा और एलोंगेशन बढ़ गया। 3 साल बाद देखोगे तो एलोंगेशन और बढ़ चुका है। तो धीरे धीरे करते हुए टाइम बढ़ने के साथ साथ एलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर एक लिमिट पर आके एलोंगेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब जितना भी टाइम बढ़ता रहे एलोंगेशन नहीं बढ़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट लाइक दिस। ठीक है ना। तो क्रीप की वजह से इस तरह से टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन मटेरियल के अंदर आ जाता है। नाउ क्रीप स्ट्रेन ज़्यादा होगा कम होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा। सो लेट अस राइट डाउन दोस फैक्टर्स आल्सो। तो सबसे पहली बात कि क्रीप स्ट्रेन होता है लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से, या लॉन्ग टर्म लोडिंग कौन सी होती है, डेड लोड होते हैं, परमानेंट लोड होते हैं, ये सारे लॉन्ग टर्म लोडिंग होती है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म लोडिंग की वजह से ही क्रीप स्ट्रेन आएगा। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, क्रीप स्ट्रेन is due to dead loads only or permanent loading only. Permanent loading only. Next point, in the initial portion, creep rate is high, but slows down with passage of time. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शुरुआत में जो क्रीप की रेट है वो ज़्यादा हाई है, क्योंकि स्लोप आप देख सकते हो ज़्यादा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो क्रीप की जो रेट है, जिस स्पीड से क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा है, वो स्पीड कम होती जा रही है। यहाँ पर इस रीजन में आप देखोगे तो इतने लंबे टाइम के बाद टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इलोंगेशन बहुत कम बढ़ा है, और कुछ टाइम के बाद तो ये कॉन्स्टेंट ही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रीप इज मोर इम्पॉर्टेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। एलिवेटेड मतलब हाई टेम्परेचर ही लिख लो, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्ट्रेसेस। तो जब ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रखी है तो क्रीप ज़्यादा होगा, क्रीप स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर में और चेन्नई या फिर कह सकते हैं राजस्थान में मान लो, तो राजस्थान में आपने सेम मटेरियल रखा, सेम लोडिंग अप्लाई करके रखी, तो क्रीप स्ट्रेन कहाँ पर ज़्यादा होगा, राजस्थान में ज़्यादा क्रीप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रीप स्ट्रेन इज नॉट 100% रिकवरेबल। तो क्रीप का कुछ हिस्सा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा रिकवर नहीं हो पाता, इसीलिए ये 100% रिकवरेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम प्लास्टिक स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है। तो क्रीप स्ट्रेन डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा, और टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रीप स्ट्रेन कम होगा या ज़्यादा होगा, क्रीप स्ट्रेन विल बी मोर। ज़्यादा टेम्परेचर पे क्रीप स्ट्रेन ज़्यादा होगा। अगर आपने स्ट्रेस ज़्यादा लगा के रखी है तो क्रीप स्ट्रेन कम होगा कि ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा लगा के रखी है तब भी क्रीप स्ट्रेन ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक लोडिंग करके रखी है तब भी आपको क्रीप ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों के बढ़ने के साथ क्रीप भी बढ़ जाता है। तो आई होप क्रीप इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल होगा, स्टील हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है बेसिकली, पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो, जैसे आपके पास मान लो एक वायर था, आपने ये वायर लिया और यहाँ पर सपोर्ट था, आपने क्या किया, सपोर्ट से अटैच्ड है वायर, इस वायर को आपने पुल किया। पुल करने के बाद आपने इतना इलोंगेट किया, यहाँ से यहाँ तक इस वायर को इलोंगेट किया। इलोंगेट करने के बाद आपने यहाँ पर भी एक सपोर्ट से इस वायर को फिक्स कर दिया, तो इस सपोर्ट से ये वायर फिक्स्ड है। तो पहले जो लेंथ यहाँ तक थी
इस वायर की लेंथ पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब ये वायर की लेंथ बढ़ चुकी है। नाउ दिस वायर इज लॉन्ग अप टू दिस पॉइंट, ये इतनी इतनी लंबी वायर हो चुकी है। तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको एलोंगेट किया, तब इस एलोंगेशन की वजह से कुछ स्ट्रेन आ गया, देयर इज सम स्ट्रेन, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ गया, या कह सकते हैं कि डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, है ना। और ये ओरिजिनल लेंथ थी वायर की, तो आपके पास जो स्ट्रेन आया डेल्टा एल अपॉन एल, और इसके हिसाब से कुछ स्ट्रेस भी आ गया। स्ट्रेस क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, इतना स्ट्रेस आ गया इस वायर के अंदर। नाउ स्ट्रेन इज कांस्टेंट, स्ट्रेन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। स्ट्रेन तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों सपोर्ट फिक्स्ड हैं, और बोथ दी सपोर्ट्स आर फिक्स्ड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो दी सपोर्ट्स आर फिक्स्ड, इन सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो डेल्टा एल चेंज नहीं होगा, डेल्टा एल चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेन चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रेन इज कांस्टेंट। क्या स्ट्रेस भी कांस्टेंट है, तो फिलहाल तो है स्ट्रेस कांस्टेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद जब हम देखेंगे, 10 साल के बाद आके देखेंगे, तो 10 साल के बाद हम जब आके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें स्ट्रेस थोड़ी सी कम हो चुकी है, ये मटेरियल थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है। मटेरियल ने कहा क्या लगातार इतनी स्ट्रेस लेने का फायदा, तो मटेरियल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लेता। तो देयर इज सम रिडक्शन इन स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर कुछ टाइम बाद कुछ रिडक्शन आने लग जाता है। ना ये फिनोमेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, प्री स्ट्रेसिंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम प्री स्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो प्री स्ट्रेसिंग में केबल्स को एक सर्टेन लेवल तक, जो प्री स्ट्रेसिंग केबल्स हैं उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस तक हम स्ट्रेच करते हैं, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफर हो जाती है कंक्रीट के ऊपर। अब इस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के ट्रांसफर होने के साथ होता क्या है कि ये जो केबल है ये तो हमेशा के लिए स्ट्रेच कर रखी है हमने, जब तक ये मेंबर है तब तक ये स्ट्रेच्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। पर होता क्या है, धीरे धीरे इस केबल का ना स्ट्रेसेस का जो लेवल है, स्ट्रेसेस कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, स्ट्रेसेस रिड्यूस इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में रिड्यूस हो जाती हैं। जैसे 10 साल बाद आप देखोगे तो इनिशियली जो स्ट्रेस अप्लाई की थी वो अलग थी, 10 साल बाद आप आके देखोगे तो इसके अंदर स्ट्रेसेस कुछ दूसरी हो चुकी होंगी, रिड्यूस हो चुकी होंगी। तो अब ये मटेरियल उतना ज़्यादा प्री स्ट्रेस नहीं रहा जितना शुरुआत में हमने किया था, तो इस मटेरियल के फेल होने के चांसेस हैं। तो जब हम प्री स्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट भी कैलकुलेट किया जाता है, उसके साथ हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो रिलैक्सेशन का मतलब आप समझ गए, रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि किसी मटेरियल के ऊपर आपने स्ट्रेस लगा दिया और स्ट्रेन आप चेंज नहीं कर रहे हो, स्ट्रेन उतना का उतना ही है, तो अब मटेरियल धीरे धीरे क्या होगा कि ये स्ट्रेसेस कम लेने लग जाएगा। चलो इसके लिए भी स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ यहां पर कुछ इस तरह का आएगा कि शुरुआत में तो आपने स्ट्रेस इतनी अप्लाई कर दी टाइम टी नोट पे, पर धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ आप देखोगे कि स्ट्रेसेस का लेवल रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, और एक सर्टेन लिमिट पर आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम है और ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस ये रहा और टाइम ये रहा, टाइम टी नोट, यानी जब हमने जस्ट स्ट्रेस किया था तब ये टाइम टी नोट था और स्ट्रेस मान लो सिग्मा नोट था। धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्ट्रेसेस का लेवल आप देखते जा रहे हो रिड्यूस होता जा रहा है ना। एक सर्टेन स्ट्रेस लेवल आने के बाद ये इतने पे कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन भी होता किस वजह से है, क्रीप की वजह से ही होता है। क्रीप में बस अंतर ये है, क्रीप के अंदर स्ट्रेस कांस्टेंट था, स्ट्रेस कांस्टेंट था और स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा था, स्ट्रेन वाज इंक्रीजिंग। और रिलैक्सेशन में स्ट्रेन कांस्टेंट है, स्ट्रेन कांस्टेंट है और स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है, बस ये अंतर है। होता ये क्रीप क्रीप की वजह से ही है, ठीक है। क्रीप और रिलैक्सेशन सेम फिनोमेना ही है। तो क्रीप में मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस पे मटेरियल का एलोंगेशन होता जा रहा है, और रिलैक्सेशन में कांस्टेंट एलोंगेशन पे या कंप्रेशन पे मटेरियल की स्ट्रेसेस कम होती जा रही हैं। तो चलो रिलैक्सेशन भी लिख लेते हैं। राइट डाउन द डिक्रीज इन स्ट्रेस, the decrease in stress at constant strain, at constant strain due to long term loading
ड्यू टू लॉन्ग टर्म लोडिंग इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। चलिए, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी रिलैक्सेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फैटीग। तो सेवेंथ वन आप लिखो, फैटीग। फैटीग अगर डिक्शनरी में आप देखोगे तो ये होता है कि लगातार काम करते करते हम थक गए, है ना, फैटीग आ गया, बहुत लंबे टाइम तक काम करते जा रहे हैं। तो हमारी जो इनिशियल जो कैपेसिटी थी, जैसे आप शुरुआत में पढ़ने बैठते हो 1 घंटे, पहले 1 घंटे आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, दूसरे घंटे जब पढ़ते हो तो आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तीसरे घंटे में आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, 8 घंटे पढ़ने के बाद तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है ना, पढ़ते ही नहीं बनता है, किताब खोल के देखने का मन नहीं करता है। तो क्या हो गया है, लगातार लगातार कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर लोड आता जा रहा है, तो आप फटीग्ड हो चुके हो। ठीक है, मटेरियल के अंदर भी कुछ इस तरह का ही है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी आपकी एफिशिएंसी कम हो रही थी, मटेरियल के अंदर क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वायर है, वायर को आपको तोड़ना है, तो आप वायर को खींच रहे हो, थोड़ा सा बेंड किया, वायर टूटा नहीं। पर अगर आप वायर को इस तरह से बेंड करो कि आपने एक एक बार ऐसे बेंड किया, फिर 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 एक बार ऐसे बेंड किया, तो रिपीटेड या साइक्लिक लोडिंग की वजह से बार बार उसी लोडिंग को आप रिपीट करते जा रहे हो, उसी लोडिंग को रिपीट करते जा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो वायर टूट जाता है। ठीक है ना। तो ये टूटा किस वजह से, फैटीग की वजह से। तो जब एक बार आपने किया था तब वो टूटा नहीं था, इसका मतलब कि स्ट्रेस उसकी स्ट्रेंथ से कम है, जितना ज्यादा वो स्ट्रांग है, जितना ताकतवर है, उससे तो कम ही स्ट्रेस आ रही है, तो इसका मतलब है वो टूटा नहीं। लेकिन फिर आपने उसको स्ट्रेस को रिवर्स किया, फिर भी नहीं टूटा, स्ट्रेस को रिवर्स किया, फिर भी नहीं टूटा, स्ट्रेस को रिवर्स किया, तो इसका मतलब ये है कि हर बार जो जो स्ट्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो स्ट्रेस तो उतनी ही प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, मटेरियल की जो ताकत है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर स्ट्रेस साइकिल के साथ मटेरियल की कुछ ना कुछ ताकत कम होती जा रही है, और ताकत कम होते जाने की वजह से आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स वो अपने आप ही टूट जाता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम फटीग। तो फटीग का मतलब क्या हुआ, कि रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल्स की वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ का कम होते जाना फटीग है। ठीक है, तो देख लेते हैं, राइट डाउन, डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल्स ऑफ स्ट्रेस, under repeated cycles of stress or strain, resulting in progressive cracking that eventually produces fracture is fatigue। ठीक, तो यहां पर प्रोग्रेसिव क्रैकिंग का क्या मतलब हुआ, प्रोग्रेसिव क्रैकिंग का मतलब ये है कि जब आप रिपीटेड लोडिंग अप्लाई करते जा रहे हो, तो क्या हुआ, शुरुआत में कोई क्रैक नहीं था, धीरे धीरे बहुत हल्का सा क्रैक डेवलप हुआ, फिर आपने बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये जो क्रैक है, ये प्रोग्रेस करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव क्रैकिंग। और प्रोग्रेसिव क्रैकिंग की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फैटीग। क्लियर है। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये रबर ही है, रबर को मैंने एक बार ऐसे बेंड किया, एक बार ऐसे बेंड किया, एक बार ऐसे बेंड किया, अगर मैं इसी तरह से बेंड करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैं देखूंगा कि ये रबर में अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्रैक आ गया है, और वो क्रैक फिर हर एक लोडिंग के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये रबर फिर पूरी तरह से टूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल की जो स्ट्रेंथ थी उससे कम पे ही ये फेल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल्स। अब एक बात बता दो कि अभी मान लो जितनी स्ट्रेसेस आ रही हैं बेंडिंग की वजह से, उतनी ही कांस्टेंट बेंडिंग मैं दे रहा हूं हर बार, है ना, और मान लो ये 1000 स्ट्रेस साइकिल में टूटा रबर, अगर मैं इस बेंडिंग को ज्यादा बढ़ा दूं, तो ज्यादा बढ़ा दूं, तो मुझे नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स 1000 से ज्यादा करनी पड़ेंगी या 1000 से कम करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल कम हो जाएंगी, कम बार में ही टूट जाएगा ये। अगर मैं लोड और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, तो कम बार मोड़ने पे टूट जाएगा, और ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो और कम बार मोड़ना पड़ेगा, तब ये टूट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके एक कर्व बनाया, एस एन कर्व बोलते हैं इसको, तो एस एन कर्व भी बता देते हैं। एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्ट्रेस को, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स को। ठीक है,
तो अगर मान लो मैंने 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेस बार बार लगाता जा रहा हूं, तो कुछ 1 लाख स्ट्रेस साइकिल पे टूट रहा है। तो 100 की जगह अगर मैं 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लगा दूंगा तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल बहुत कम हो जाएंगी, राइट? तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल कम हो जाएंगी। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर y एक्सिस पर है स्ट्रेस S और x एक्सिस पर है n इज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स, ठीक है? इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं SN कर्व। नाउ SN कर्व से क्या पता चल रहा है? जब स्ट्रेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल कम है, कम स्ट्रेस साइकिल में ही टूट जाएगा। जब स्ट्रेस कम है तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स देना पड़ेगा, तब ये टूटेगा। जब स्ट्रेस और कम कर दी है ना, तब नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल और कम हो जाएगा। अब आप ये बताओ, इस रबर के ऊपर अगर मैं इतनी हल्की हल्की स्ट्रेस देता रहूं, बहुत हल्की हल्की ऐसे ऐसे हल्की हल्की सी बस बेंडिंग करता रहूं, तो मैं जाने कितने सालों तक बैठा रहूंगा, ये कभी नहीं टूटने वाली। जिंदगी भर करता रहूंगा, 10 जिंदगियों भर करता रहूंगा, तब भी नहीं टूटेगी ये रबर, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन स्ट्रेस से कम स्ट्रेस अगर आ रही है तो कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स हो जाएं, ये मटेरियल टूटेगा नहीं। इस वाली जो स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, आप ग्राफ में देख सकते हो अभी ये कहां पर आ रही होगी। ये वाली जो स्ट्रेस लिमिट है, ये वाली स्ट्रेस लिमिट क्या आ रही है कि आप इस स्ट्रेस लिमिट पर या इससे कम पर कितनी भी स्ट्रेस साइकिल्स प्रोवाइड करते जाओ, ये मटेरियल टूटने वाला नहीं है, ठीक है? इस लिमिट को हम कहते हैं एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। दिस इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट पूरा नाम यहां पर लिख देता हूं मैं, एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है? तो एंड्योरेंस लिमिट का मतलब आपको समझ में आया कि अगर स्ट्रेस की वैल्यू काफी कम हो चुकी है तो ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू पर मैं कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स रिपीट करता जाऊं, कितनी भी बार मैं इसको मोड़ता जाऊं इस स्ट्रेस पर, ये मटेरियल टूटेगा नहीं, ठीक है? तो एंड्योरेंस लिमिट भी कई जगह पता करना जरूरी होता है जहां पर रिपीटेड लोडिंग आ रही है। जैसे कि ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कार निकली, ठीक है? एक कार निकली, दूसरी कार निकली, तो बार बार लोड आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो स्ट्रेस साइकिल्स बन रही हैं यहाँ पर। तो अगर हमने देखा कि एक कार के निकलने की वजह से इतनी स्ट्रेस पर ये टूट ही नहीं रहा और उसके हिसाब से हमने डिजाइन कर दिया, तो होगा क्या? इवेंचुअली कई बार जब ये कार्स निकलेंगी ना, तो ये अपनी स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ पे ही टूट जाएगा। तो वहां पर हमें एंड्योरेंस लिमिट का पता होना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर भी कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। चलो अगले पेज पर लिखते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड causing fatigue failure is less than the load that can be sustained statically. Next point, fatigue failure depends on magnitude of loading and number of stress cycles. Next लिखो, endurance limit is the stress level below which even large number of stress cycles cannot cause fatigue failure. ठीक है? तो एंड्योरेंस लिमिट हम यहां पर देख चुके थे। एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट है कि अगर हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स भी लगाते जाएं, तब भी इतने मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पे फेलियर होने वाला नहीं है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या ऑप्शंस आएंगे उसमें कैन नॉट लिखा होगा, कई बार वो लिखा होगा विल कॉज फटीग फेलियर, और दोनों का ही आंसर एंड्योरेंस लिमिट होता है, ठीक है? तो द लोड एट विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स विल कॉज, या लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल विल कॉज फटीग फेलियर। तो लार्ज का मतलब तो यहाँ पर इनफाइनाइट है, ठीक है? लार्ज की कोई
डेफिनेशन नहीं है, लार्ज का मतलब हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स जब आपने दी तब फेलियर हो जाएगा, उसको भी हम एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स पे फेलियर नहीं होगा, उसको भी स्ट्रेस एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सेम आंसर कैसे? सेम आंसर ऐसे कि लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल का मतलब क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स पर फेलियर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि फेलियर नहीं हो रहा है। मतलब मैंने कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल्स पर फेलियर हो रहा है, इसका मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि फेलियर नहीं हो रहा है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल पे फेलियर हो रहा है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल पे फेलियर नहीं हो रहा, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इसीलिए दोनों का आंसर हो जाता है एंड्योरेंस लिमिट। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आज की क्लास में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट क्वेश्चंस। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 73 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 74 से स्टार्ट करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आज ही पढ़ा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, yield strength is, so yield strength क्या होती है? stress required to produce certain arbitrary plastic deformation, stress required to produce certain arbitrary elastic deformation, stress required to cause fracture, stress required to cause fatigue। तो yield strength देखो, अगर हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि ये वाली स्ट्रेंथ जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ है। तो यील्ड स्ट्रेंथ पे क्या हो रहा है कि कांस्टेंट स्ट्रेस पे लगातार स्ट्रेन इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन ये वाला एक स्पेशल केस था जिसमें कि हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर कट एक यील्ड पॉइंट दिखाई देता है। बाकी के जो मटेरियल होते हैं वहां पर क्लियर कट यील्ड पॉइंट दिखाई नहीं देता। तो उनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। और इस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए, इस तरह के मटेरियल के लिए हम यील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? यहां पर एक ऑफसेट लेते हैं 0.002 स्ट्रेन का। तो यहां पर 0.002 स्ट्रेन लेते हैं हम और ऑफसेट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा था कि अगर हम मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर दें, यानी प्लास्टिक रीजन तक अगर लोड कर देते हैं मटेरियल को, तो होगा क्या कि अनलोडिंग कर्व इस तरह का बन जाएगा जिसमें कि एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम 0.002 का ऑफसेट ले रहे हैं और इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट बता रहे हैं, तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका होगा, परमानेंट सेट 0.002 स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर यील्ड स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन आर्बिट्ररी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये वो स्ट्रेस होगी जिस पर कि एक आर्बिट्ररी, ये 0.002 हमने आर्बिट्ररी वैल्यू ली थी, तो आर्बिट्ररी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसको कहेंगे हम यील्ड स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी? तो इन सारे मटेरियल्स में अगर आप ब्रिक देखो या सीमेंट देखो या कंक्रीट देखो, आप इनको कंप्रेस करके इनको फ्लैट प्लेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर इज मेलिएबल। ठीक है, तो कॉपर पे अगर आप कंप्रेशन लोडिंग लगाओगे तो इसको आप चपटा बना सकते हो, रोलिंग करके या हैमरिंग करके या कंप्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, इसको क्रीप कहते हैं, आज की क्लास में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक मेंबर। तो प्लास्टिक मेंबर क्या होगा कि अगर हमने इस मेंबर से लोड हटा दिया तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगा। सो ऑप्शन ए डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। तो बिल्कुल ठीक है, ये अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा प्लास्टिक मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशंस। तो रिपीटेड लोड एप्लीकेशंस में अगर फेल हो रहा है तो इसे हम कहेंगे फैटीग स्ट्रेंथ। तो ये वाली जो स्ट्रेंथ होगी ये स्टैटिक लोड में जो आ रही होगी स्ट्रेंथ उससे कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस विदाउट कॉजिंग फेलियर। तो ये मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया था, एंड्योरेंस लिमिट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? 0.2% प्रूफ स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने अनलोडिंग कर दी तो 0.2% परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, डक्टिलिटी डिपेंड्स ऑन। देखो, डक्टिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर कोई मटेरियल है उसको हमने फ्रीज कर दिया
बहुत ज़्यादा एकदम ठंडा कर दिया तो क्या होगा, इसकी डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। जब मटेरियल हॉट होता है तो ज़्यादा डक्टाइल होता है। सो साइज ऑफ द स्ट्रक्चर पर डक्टिलिटी डिपेंड नहीं करती है, अप्लाइड लोडिंग टाइम पर डक्टिलिटी डिपेंड करती है। कैसे? अगर अप्लाइड लोडिंग टाइम ज़्यादा है, दैट मीन्स हमने लोड को एक स्लो रेट पे अप्लाई किया है, यानी जो फाइनल लोड पी तक पहुंचना था, ये पी तक इंक्रीज किया हमने स्लोली स्लोली, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते गए हैं और फिर पी तक पहुंचे हैं। तो जब लोडिंग रेट स्लो होती है तो हमें ज़्यादा डक्टिलिटी मिलती है, यानी मटेरियल का फ्रैक्चर ज़्यादा लंबे स्ट्रेन पर जाकर होगा। सो डक्टिलिटी विल इंक्रीज। एंड इफ लोडिंग रेट इज़ फास्ट, यानी हमने बहुत तेज़ी से लोड अप्लाई किया है, तो ऐसे में डक्टिलिटी कम मिलती है, डक्टिलिटी विल बी लेस एट फास्टर लोडिंग रेट। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रेस एट विच अ मटीरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, इसको एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन प्लेट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। आज की क्लास में ही देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomenon of decreased resistance of a material to reversal of stress, this is called as fatigue. नेक्स्ट, प्लास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू कंप्रेसिव फोर्स। तो प्लास्टिक रिस्पॉन्स मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, फोर्स कैसी है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो प्लास्टिक रिस्पॉन्स टू कंप्रेसिव फोर्स इज मेलिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड स्ट्रेस, ये फटीग रिपीट हो गया। APSC AE मेंस 2016 और ये कब आया था, OPSC AEE 2019। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, creep of material is continued deformation with time under sustained loading. Option A is correct. The ability of material to deform permanently under compression without breaking, again malleability. यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, कंप्रेशन बोला है, अगर टेंशन बोला होता तो ये डक्टिलिटी हो जाता। अगला क्वेश्चन, व्हेन द स्ट्रेन इन अ मटेरियल इंक्रीजेज विद टाइम अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस, तो कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, क्या कहते हैं इसको, क्रीप। So correct answer is C, creep. Next question, subject to axial load the ductile material fails due to, axial load लगा दिया तो ductile material shear stress में fail करता है। Remember, कप कोन फेलियर, तो हमने एक ductile material के ऊपर axial load लगाया था और इसकी वजह से नेकिंग हो गई थी और नेकिंग रीजन में एरिया बहुत कम हो गया था और इस तरह से कप एंड कोन फेलियर बन गया था 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे शीयर स्ट्रेस आया था। सो करेक्ट आंसर इज डी, शीयर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंप्रूव्स द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक मटेरियल। तो देखो, फटीग स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से फटीग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सर्चिंग नहीं होना चाहिए, ये स्क्रैचिंग होना चाहिए, स्क्रैचिंग द सरफेस। तो सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा ना, तो फटीग स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि फटीग आपको पता याद होगा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले एक कहीं ना कहीं एक हल्का सा क्रैक शुरू हो जाएगा। अगर हमने पहले से ही स्क्रैच बना रखा है, वहीं से ही प्रोग्रेशन ऑफ क्रैक शुरू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी ज़्यादा फटीग स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो स्क्रैच करने से भी फटीग स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। ओवर स्ट्रेसिंग, ज़्यादा स्ट्रेस लगाने से, तो एसएन कर्व में आपने देखा था जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होती थी उतनी ही कम स्ट्रेस साइकिल्स में फेल हो जाता था। तो अंडर स्ट्रेसिंग, अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू कम रखेंगे तो फटीग स्ट्रेंथ में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच परसेंटेज फ्रैक्चर स्ट्रेन इज कॉमनली अडोप्टेड एज बॉर्डर बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल। तो जनरली हम 5% बॉर्डर लाइन मानते हैं। 5% स्ट्रेन से कम अगर आ रहा है स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर तो वो मटेरियल हो जाता है ब्रिटल, और 5% से ज़्यादा अगर स्ट्रेन आ रहा है तो इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, दिस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ टेस्ट पीस अंडर टेंशन, परसेंटेज इलोंगेशन, इसे भी कहते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स, दिस इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। The property of a material by which it gets permanent deformation under load which is not recovered after removal of load, this is plasticity. Recover नहीं हो रहा है, ठीक है। Creep of material is continued deformation with time under sustained loading, correct answer is D. Next, at yield point of a test piece the material,
यील्ड पॉइंट होता है तो यील्ड पॉइंट पर ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेन होने लगता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है. सो एट यील्ड पॉइंट मटेरियल अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल्स दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम हैविंग अ कांस्टेंट लोड होना चाहिए, हैविंग अ कांस्टेंट लोड. तो कांस्टेंट लोड पे एक्सटेंशन होता जा रहा है, इसको कहते हैं क्रीपिंग. नेक्स्ट, इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा स्ट्रेस कर दिया तो टेंसाइल स्ट्रेन कैसे इंक्रीज होती है, स्ट्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है. सो स्ट्रेन विल इंक्रीज मोर क्विकली एज कंपेयर टू स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट. ठीक है. A material is said to be perfectly elastic if it regains its original shape on removal of load. ऑप्शन ए सही है. परफेक्टली इलास्टिक कब कहेंगे, लोड हटाने के बाद पूरा का पूरा शेप रीगेन कर लिया. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स, ये रिपीट हो गया है. वैसे इसका आंसर होना चाहिए मेलिएबिलिटी, लेकिन इस वाले में ऑप्शन दिया ही नहीं है. सो करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट. ये वाला क्वेश्चन अभी आज की क्लास में नहीं हुआ है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी खत्म हो गए हैं. अब मिलते हैं अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.